बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2 फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ। लेकिन इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। चार्जेस आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज आप ये कहते हैं कि अगर रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बॉडी पे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कूलम्स लॉ की जब बात करते हैं तो चार्ल्स कूलम स्टूडेंट्स एक मिलिट्री इंजीनियर था, उसने ये लॉ जो है ये ड्राइव किया था और उसकी नेम के ऊपर ही इस लॉ का नाम रख दिया कूलम्स लॉ। अब इसमें जो चार्जेस का हम जिक्र करेंगे ये स्टूडेंट्स पॉइंट चार्ज होगा। अब पॉइंट चार्ज क्या है? ये पॉइंट चार्जेस हैं, वी आर द टू पॉइंट चार्जेस, वन इज Q1 एंड द अदर वन इज Q2। पॉइंट चार्ज स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि पॉइंट चार्ज अ चार्ज विद जीरो डायमेंशन, उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। और ये एक स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज से जनरेट होता है ये दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, तो इसलिए इसे हम पॉइंट चार्ज का नाम दें। ज़ीरो डायमेंशन और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है और ये दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, तो इसे हम पॉइंट चार्ज का नाम देंगे। अब इसकी अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इसकी ये होगी, स्टेटमेंट अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, यानी ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आप ये कहेंगे कि देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए तो आप ये कहेंगे कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitudes and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So दोबारा से सुनेगा स्टेटमेंट कूलम्स लॉ की। It states that the electrostatic force of repulsion or attraction is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance. Mathematically ऐसे लिखूंगा, electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. Q1, Q2, F is proportional to Q1, Q2 and Fe is proportional to 1 over R square. So I mean Fe is proportional to Q1, Q2, product of the magnitude of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance. अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स जो है ये स्टूडेंट्स म्यूचुअल फोर्स होती है। अब इसका मतलब ये है कि जितना ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर Q1 इसके ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है, फ़र्ज़ करें 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो उतनी ही ये Q2 भी उतनी ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा, इसलिए इसे हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। यानी चार्जेस Q1 और Q2 दे आर अप्लाइंग the same force, same value of the force on each other. अब इसको हम एक एग्जांपल से भी क्लियर करते हैं, जैसे मास ऑफ द सन जो है ये स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सन अर्थ के ऊपर ज़्यादा लगाएगा और अर्थ सन के ऊपर कम लगाएगी। दोनों जो हैं दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू दोनों में सेम अप्लाई होगी, यानी सन भी उतनी फोर्स लगाएगा और अर्थ भी उतनी फोर्स लगाएगा, इसलिए इसे हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अब इन दोनों को क्योंकि ये दोनों एक ही फोर्स हैं तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन एफ ई इज प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें
तो हम किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के क्या है जी? के कूलम कांस्टेंट है। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कूलम कांस्टेंट, इसे हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने वैल्यू याद रखनी है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस में हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान जो रीजन है ये वैक्यूम है या एयर फ्री रीजन है, फ्री स्पेस है। और के की जो वैल्यू अभी मैंने मेंशन की 9 × 10⁹, और के को आप यूँ भी लिखते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपने याद रखना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब परमिटिविटी क्या है स्टूडेंट्स? परमिटिविटी परमिशन से निकला है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मीडियम है, ये जो स्पेस है, जितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जितना परमिट करता है, उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यानी जितना ये फ्री स्पेस या वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है, उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और तो यहाँ से हमारे पास कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं जी इसके वेक्टर फॉर्म के बराबर, कि वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेम 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। अब जो चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है दैट इज F21, और जो चार्ज Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है दैट इज F12। अब इसकी डायरेक्शन को आप सारे जानते हो कि यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो R21 यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में शो किया हुआ, और R12 यूनिट वेक्टर आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ये वाली है, R12 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 एंड इट इज़ F21 एंड इट विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा जी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। यानी इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 F21 1/4πε0 Q1 Q2 R21 unit vector divided by R square. And similarly, the force exerted on charge Q1 by charge Q2, that is F12, ये बराबर होगा जी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों फोर्सेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, यानी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 एंड देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1। तो F12 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, इसे लेट्स सपोज आप कहते हैं दैट इज पार्ट। अब यहाँ पे ये दोनों यूनिट वेक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं R21 और R12 यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन इस एंड पे है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R21 यूनिट वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। वजह उसकी क्या है कि इन दोनों की आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर।
सो R21 इज इक्वल टू माइनस R0। तो इसलिए R21 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, माइनस R0। तो यहाँ से इस जगह पे आप ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर दें, यानी R21 यूनिट वेक्टर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दें। तो यहाँ से आपके पास F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस R12 यूनिट वेक्टर। और इसको मैं अगर ये माइनस साइन जो है ये शुरू में लिख लें तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ से R12 यूनिट वेक्टर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12, ये बराबर किसके है जी, F12 के। तो यहाँ से हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, F12। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स F21 इज इक्वल टू माइनस F12। सो दैट इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट ये क्या ज़ाहिर करता है, ये ज़ाहिर करता है कि देखिए कूलम्स लॉ में ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। सो दैट्स कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये निकला कि कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कूलम्स लॉ जो है दैट इज 100% इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और लास्ट पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स इसी का लास्ट पार्ट है, इफेक्ट ऑफ मीडियम। यानी इफेक्ट ऑफ मीडियम की अगर आप बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है, मीडियम कैसे इफेक्ट होगा, यानी मीडियम कैसे इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। इफेक्ट ऑफ मीडियम, तो पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट आपने लाजमी, लास्ट पार्ट आपने लाजमी लिखना है, इफेक्ट ऑफ मीडियम कि मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे मैंने अभी डायग्राम शो की थी, अब देखें वही डायग्राम मोर लेस Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये R मैंने शो किया था लास्ट डायग्राम में, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स, म्यूचुअल फोर्स, और इसी तरह ये भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता है और ये इसके ऊपर। अब देखिए पहले केस में था कि देयर इज़ वैक्यूम और फ्री स्पेस रीजन। अब इस एंड पे हम ये कहते हैं कि अगर इनके दरमियान कोई आप इंसुलेटिव मीडियम रख दें, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान इंसुलेटिव मीडियम रख दें, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले केस में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास परमिटिव फ्री स्पेस आपने यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी ये स्टूडेंट्स ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी जो इंसुलेटिंग मीडियम है दोनों चार्जेस के दरमियान, फर्ज करें कोई प्लास्टिक है, मिरर है या वुड है, जब इनके दरमियान आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे जी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये वाली वो वाली फोर्स है जब इंसुलेटिंग मीडियम आप इन टू चार्जेस के दरमियान रखते हैं। तो आपको याद होगा कि पहले हम जब फ्री स्पेस था तो ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये कहें कि FE ओवर, इनको आप डिवाइड कर दें, FE ओवर FE डैश, तो FE की ये वाली वैल्यू लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और बटे में आप यही वाली वैल्यू लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास ये रह गया FE ओवर FE डैश, और यहाँ से 1/1 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ FE ओवर FE डैश, और ये देखो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है तो लाजिम है ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया जी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू FE ओवर
एफ ई डैश। एप्सल नार क्या है, इससे मैंने अभी बताया था कि ये रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन करना चाहें तो आप ये कहेंगे कि इट इज़ द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स between the 2 point charges when there is an insulating medium between them। और अगर मैं पूछूं लास्ट पे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, थोड़ा ये लास्ट टाइम बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आंसर इज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्सेस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 12 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन, और मोस्टली बोर्ड के पेपर में आता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। तो स्टूडेंट्स आपसे लास्ट पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।